गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं खुशबू बंसल बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकेंड वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि कंपनी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे बिज़नेस की। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम सीधे आते हैं बिज़नेस के ऊपर। तो बिज़नेस करने के लिए किसी बिज़नेस को, भले वो छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, उस बिज़नेस को करने के लिए जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो इसेंशियल जो फैक्टर होता है, चीज़ होती है, वो होती है पैसा, फंड, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंपनी की कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि कंपनी की कैपिटल किस रूप में होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हम इशू कर सकते हैं, वो सब बात करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम नाम देते हैं अंशों का। अंश, एक टुकड़े को हम क्या नाम देते हैं? अंश। ठीक है, तो उन्हीं सारे अंशों से मिलाकर एक कंपनी की कैपिटल तैयार होती है, जिसे हम बोलते हैं अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। बात करने से पहले हम बात करेंगे शेयर्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शेयर्स के बारे में तो मैंने बताया कि जो कंपनी की पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है। वो टुकड़ा 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है, 1000 रुपये का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे एक टुकड़े को हम बोलते हैं अंश बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। तो मेनली शेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम हिंदी में अधिमान अंश के नाम से जानते हैं, और दूसरा इक्विटी शेयर, जिसे हम समता अंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अधिमान अंश की। अधिमान, प्रेफरेंस, नाम से पता चल रहे हैं। प्रेफरेंस मतलब उसको पहले अधिकार है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, पूर्वाधिकार। किस नाम से जानते हैं? इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, पूर्वाधिकार अंश, पूर्व अधिकार। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर से पहले अधिकार प्राप्त है। किस चीज़ का प्रश्न यहाँ पे ये आता है, किस चीज़ का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे दो अधिकार की बात हम यहाँ पे करते हैं। पहला है कि जब भी कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर आकर अपने लाभों को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं, तो पहले वो किन अंशधारियों को डिविडेंड देगी, लाभ को डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगी? पूर्वाधिकार अंशों को, क्योंकि इन्हें पूर्वाधिकार है। किससे पहले? समता अंशों से पहले प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो पहली बात तो यही हो गई कि पूर्वाधिकार अंश उन अंशों को कहते हैं जिन्हें समता अंशों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। एक पूर्वाधिकार तो ये हो गया। दूसरी बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि जब भी कंपनी का समापन होगा और कैपिटल को वापस रिफंड किया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो पहले समता अंशों से पहले किसे रिफंड किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को रिफंड किया जाएगा। फिर अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा, पैसा नहीं बचता है तो नहीं दिया जाएगा। वही बात लाभांश के बारे में बात है कि पहले हम किसको देंगे? पूर्वाधिकार अंशों को देंगे। अगर उस पूर्वाधिकार अंशों को देने के बाद में लाभ नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर को कोई लाभांश नहीं मिलेगा, और अगर बचता है तो इक्विटी शेयर को भी लाभांश दे दिया जाता है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे हो गई कि तो हम संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको समता अंशों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, तथा कंपनी के समापन के समय पहले पूंजी प्राप्त करने का, वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अधिमान अंश कहते हैं या फिर पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करूं तो सीधी सी बात है कि ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं, जिनको प्रेफरेंस शेयर से बाद में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है और समापन के समय, कंपनी के समापन के समय बाद में पूंजी को वापस प्राप्त करने का अधिकार है, तो वो कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार अधिमान अंश में जाऊँगी। अधिमान अंश भी बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने इसको फ्लो चार्ट के रूप में बता रखा है कि अधिमान अंश 9 तरह के बता रखे हैं। कितने प्रकार के हैं? 9 तरह के। पहला जो है वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी अधिमान अंश। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि जब भी शेयर होल्डर जो अपना पैसा कंपनी को दे रहा है तो बदले में उसे क्या मिलता है? लाभांश मिलता है, लाभों में हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो हर साल जितना भी लाभांश है, जितना भी लाभ हुआ उसके अकॉर्डिंग वो लाभांश है जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर का जो लाभांश होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, पहले से ही फिक्स होता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स है या 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, 20% प्रेफरेंस शेयर्स है। मतलब जब भी कंपनी को लाभ कितना ही हो,
लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को कितना लाभांश दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स का जो लाभांश की दर होती है वो प्री डिसाइडेड नहीं होती है। मतलब अगर कम प्रॉफिट बचता है तो कम रेट ऑफ डिविडेंड होती है, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट बचता है प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद में तो ऊंची दरों से भी लाभांश इक्विटी शेयर्स को दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं हम संचयी अधिमान अंश की बात कर रहे हैं। सपोज करो कि किसी साल कंपनी को लाभ ही नहीं हुए, हानि हुई, तो फिर क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाभ अंश, लाभ का अंश, लाभांश क्या होता है, लाभों का अंश होता है। तो अगर कंपनी को हानि होगी तो सिंपल सी बात है कि वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दे पाएगी। तो उस कंडीशन में जो संचयी अधिमान अंश होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो संचित होता रहता है। संचित होने का मतलब है कि अगर इस साल नहीं दे पाई है तो वो अगले साल जब भी लाभांश देगी तो वो पहले पिछला वाला लाभांश देगी, फिर उसके बाद में करंट ईयर का लाभांश डिक्लेयर करेगी। बात मेरी समझ में आई? तो संचित अधिमान अंश में क्या होता है कि अगर किसी साल कंपनी लाभ नहीं होने की वजह से लाभांश नहीं दे पाती है तो वो उसका लाभांश संचित होता रहता है, क्यूमुलेटेड होता रहता है। जब भी अगले सालों में जिस साल लाभ होंगे और कंपनी लाभांश देने का निर्णय लेती है तो पहले वो पिछले सालों का जो बकाया संचित लाभांश है पहले वो उसे देगी और बाद में फिर करंट ईयर का लाभांश दिया जाता है। जस्ट इसका वाइस वर्सा दूसरा जो प्रकार है वो है असंचयी अधिमान अंश। असंचयी अधिमान अंश नाम से पता चल रहा है कि असंचित है, उनका लाभांश जो है वो संचित नहीं होगा। संचित नहीं होगा इसका मतलब ये कि अगर किसी साल कोई कारण होने की वजह से, लाभ नहीं होने की वजह से अगर कंपनी लाभांश नहीं दे पाती है तो फिर अगले सालों में वो लाभांश लैप्स हो जाता है, वो संचित नहीं होगा। अगले सालों में जब भी कंपनी लाभांश डिक्लेयर करेगी तो वो पिछला कोई बकाया लाभांश नहीं देगी, सीधा वो करंट ईयर का लाभांश डिक्लेयर करेगी। तीसरा जो है अवशिष्ट भागी प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि मैंने अभी आपसे बात करी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स पे लाभांश की दर होती है वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है। जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर्स है तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 10% पहले किसको दे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, और मैंने बताया कि बाकी बचा हुआ किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स को भी देने के बाद में सपोज करो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने मेरे डिसीजन ले लिया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी 10% हमें डिविडेंड देना है, तो इक्विटी शेयर्स को 10% डिविडेंड देने के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उस रिमेनिंग प्रॉफिट में से अगर फिर से उन पूर्वाधिकार अंशों को कुछ हिस्सा प्राप्त करने का अगर अधिकार होता है तो ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर को लाभांश देने के बाद में बचे हुए लाभों में अगर हिस्सा पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है तो पार्टिसिपेटिंग है। तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट कैटेगरी अपने आप में क्लियर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कि अगर बचे हुए लाभ में अगर उसे हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, सारा बचा हुआ जो लाभ है वो इक्विटी शेयर्स का है, बचे हुए लाभ में प्रेफरेंस शेयर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो कौन से शेयर्स होते हैं, अनावशिष्ट भागी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोधनीय अधिमान अंश। शोधनीय अधिमान अंश ये है कि ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अधिमान अंश जिनको एक निश्चित अवधि के लिए 10 साल, 5 साल, 15 साल के लिए निर्गमित किया जाता है। जैसे ही वो अवधि पूरी होगी, जैसे 5 साल के लिए मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो 5 साल की पूरा होते ही उन अंशों का शोधन कर दिया जाता है। शोधन करने का मतलब है रीपेमेंट करना, है ना, तो वापस से उनका पैसा उनको रिफंड कर दिया जाता है, रीपेमेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे शेयर्स जिनका एक निश्चित अवधि के बाद में रीपेमेंट कर दिया जाता है, शोधन कर दिया जाता है, तो ऐसे शेयर्स क्या होते हैं, शोधनीय अधिमान अंश होते हैं। और एक अभी कंपनी अधिनियम 2014 में एक नया नियम निकला था, कंपनी नियम 2014 के नियम 10 में ये बात कही गई है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के शोधनीय अधिमान अंश इशू कर सकती है, अधिकतम 20 साल तक के, मतलब 20 साल से ज़्यादा अवधि के अधिमान अंश इशू वो नहीं कर सकती है। 20 साल से कम के कर सकती है लेकिन ज़्यादा के नहीं कर सकती। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में संलग्न कोई कंपनी अगर होती है तो वो 20 साल से ज़्यादा के शेयर इशू कर सकती है, लेकिन वहाँ पर फिर एक लिमिट डाल दी है, लेकिन वो 30 साल से ज़्यादा के इशू नहीं कर सकती। 20 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी है अशोधनीय अधिमान अंश, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसका एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन नहीं किया जाता, तो कब किया जाएगा, कंपनी के समापन के समय, ठीक है। मतलब कंपनी के जीवन काल में उसका भुगतान नहीं होके कंपनी जब बंद की जाएगी, कंपनी का जब समापन होगा उस समय वो पैसा रिफंड किया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अशोधनीय अधिमान अंश होते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि अब कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंश इश्यू नहीं कर सकती है,
ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल परिवर्तनीय, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? इक्विटी शेयर्स में। एक निश्चित अवधि के बाद या एक पर्टिकुलर डेट तक हम उस ऐसे अधिमान अंशों को अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हो गए? परिवर्तनीय अधिमान अंश हो गए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी है अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, नाम से पता चल रहा है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज शोधनीय परिवर्तनीय अधिमान अंश, कन्वर्टेबल एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ऐसे अधिमान अंश जिसमें जो शोधनीय भी है और कन्वर्टेबल भी है, मतलब जिसका एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन कर दिया जाएगा, रीपेमेंट कर दिया जाएगा, और जिसको हम इक्विटी शेयर्स में परिवर्तन भी करवा सकते हैं एक निश्चित तिथि तक। तो ऐसे अधिमान अंश जिसमें दोनों तरह के अंशों की विशेषता पाई जाती है तो वो शोधनीय परिवर्तनीय अधिमान अंश कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी कि कंपनी के अंश क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं कंपनी की पूंजी, वो अंश कहलाती है। और दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात हमने यहाँ पर करी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पर मैंने बात करी कि जो कैपिटल होती है कंपनी कैपिटल, वो शेयर्स के रूप में होती है। अब सारे शेयर्स को अगर मिला देंगे, सपोज करो कि कंपनी की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए की है। जैसे कि सब यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि कंपनी कैपिटल कितने की है, 50 लाख रुपए की है। अब 50 लाख रुपए के एक शेयर कितने का है, 50 रुपीज़ का है। कितने का है, 50 रुपीज़ का। इस 50 रुपीज़ को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल वैल्यू, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू भी कहते हैं हम इसको। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, अंकित मूल्य, कुछ भी कह सकते हैं उस शेयर्स का। तो 50 रुपये वाले कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए 50 रुपये वाले। तो टोटल शेयर कैपिटल कितने की हो गई उस कंपनी की, 50 लाख रुपए की हो गई। तो यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं, जो कंपनी की कैपिटल है वो 50-50 रुपए के टुकड़ों में बटी हुई है। कितने टुकड़ों में बटी हुई है, 1 लाख टुकड़ों में बटी हुई है। तो 1 लाख जो है वो क्या है, शेयर्स है। और शेयर्स भी यहाँ पे मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, अब ये जो शेयर कैपिटल है वो कितने प्रकार की होती है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें मैंने पहला जो टाइप लिया है वो लिया है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी भी बोलते हैं, नाममात्र की पूंजी भी बोलते हैं और पंजीकृत पूंजी भी बोलते हैं। अगर मैं एक शब्द में इस पूंजी को डिफाइन करूँ तो बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल। हर एक जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस कंपनी की वो अपनी कंपनी अपने जीवन काल में कितनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है वो मेंशन होती है। वो मैक्सिमम कैपिटल ही क्या कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है, या नाममात्र की पूंजी कहलाती है, या रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाती है, पंजीकृत पूंजी कहलाती है। उससे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे उसका पंजीयन कितने रुपए की पूंजी से हुआ है, 50 लाख रुपए की पूंजी से हुआ है। तो 50 लाख उस कंपनी क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है। कंपनी अपने जीवन काल में 50 लाख से ज़्यादा की कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी आगे जाके बढ़ती है तो एक प्रश्न यहाँ पे रेज होता है, तो क्या एक बाउंडेशन यहाँ पे हो गई कि क्या कंपनी 50 लाख से ज़्यादा इशू ही नहीं कर सकती, कभी फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करे तो फंड कहाँ से लेके आएगी, क्योंकि एक मेन सोर्स जो होता है फंड का कंपनी केस में वो होता है कैपिटल। लेकिन यहाँ पे तो एक पहले ही इनकॉर्पोरेशन के समय मैक्सिमम कैपिटल फिक्स कर दी, तो क्या उससे ज़्यादा कभी इशू ही नहीं कर सकती। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन डाला है कि अगर कंपनी, जैसे मैंने 50 लाख इशू कर दिए हैं लेकिन मुझे और फर्दर मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं और इशू करना चाहती हूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से, ROC से मुझे पहले अपनी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज़ करवा के ही मैं फिर उस इंक्रीज़ की भी कैपिटल को इशू कर, ऐसे नहीं कर सकती कि मैंने इंक्रीज़ नहीं करवाई है, 50 लाख रुपए ही है और मैं 50 लाख 60 लाख इशू कर सकती हूँ, नहीं। मैं उसको प्रॉपर मैनर से, प्रॉपर प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद में अगर ROC चाहे तो हमारी ऑथोराइज कैपिटल को वो बढ़ा सकती है। अगर वो बढ़ा देती है तो फिर हम उससे ज़्यादा कैपिटल इशू कर सकते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या होगा, एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल, उससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल इशू नहीं कर सकती। दूसरा जो प्रकार है यहाँ पे पूंजी का वो है इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, निर्गमित पूंजी। जैसे कि मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको कि 1 लाख ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 1 लाख शेयर थे 50 रुपये वाले, तो कुल कितने हो गए,
50 लाख की ऑथोराइज कैपिटल हो गई। ये कौन सी कैपिटल हो गई? ऑथोराइज्ड। अब आगे अगर क्वेश्चन देखें तो जनता में हमने, ज़रूरी होना है कि मैं 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर एक साथ ही जनता में इशू कर दूंगी। मेरी जितनी आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग मैं कैपिटल इशू करूंगी। तो मैंने जनता में कितने इशू किए हैं? 70,000। मतलब मैं जनता को बोल रही हूँ कि आप मेरी कंपनी के 70,000 शेयर परचेज कर सकते हो। तो जितने मैंने जनता में एप्लीकेशन लगाने के लिए मैंने प्रस्तुत किए हैं, जनता में प्रस्तुत किए हैं, वो कैपिटल क्या कहलाती है? इश्यूड कैपिटल कहलाती है। कि मैंने इशू कितने किए हैं, तो 1 लाख टोटल है, उसमें से मैंने इशू कितने किए? 70,000। तो ये क्या हो गई? एट द रेट ऑफ 50, ये क्या हो गई? इश्यूड कैपिटल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर जनता को बोले कि आप 70,000 परचेज़ कर सकते हो तो जनता पूरे 70,000 परचेज़ कर लेगी, कम भी कर सकती है। सपोज अगर सारे के सारे 70,000 जनता ने परचेज़ कर लिए हैं, आवेदन आ गए मेरे पास 70,000 के, एप्लीकेशन आ गई 70,000 की, तो उस केस में अगला जो प्रकार है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब जनता ने कितने प्रार्थित किए हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रार्थित पूंजी बोलते हैं, अधिदत्त पूंजी भी बोलते हैं। तो जनता की कितनी एप्लीकेशन आई है, तो जनता की अगर पूरी की पूरी 70,000 आ जाती है तो जो इशूड कैपिटल है वही सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। लेकिन अगर सपोज करो कम आती है, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में लिए हैं कि आवेदन पत्र कितने आए हैं? 65,000 शेयर ही आए हैं। तो ये 65,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50, ये क्या कहलाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 50, ये तो हो गई ऑथोराइज कैपिटल। उसमें से 1 लाख अंशों में से मैंने इशू कितने किए हैं जनता में? 70,000, तो ये हो गई इशूड कैपिटल। जो 30,000 मैंने इशू नहीं किए हैं उसे हम बोलेंगे यहाँ पे अनइश्यूड कैपिटल, अनिर्गमित पूंजी। ठीक है। उसके बाद में 70,000 में से जनता की एप्लीकेशन कितनी आई है? जनता के कितने प्रार्थना पत्र आए हैं? 65,000। तो प्रार्थित पूंजी कितनी हो गई? 65,000। अब 70,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 65,000 की, तो 65,000 सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। लेकिन जो 5,000 शेयर नहीं आई एप्लीकेशन, तो 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 जो है वो हो जाएगी एक तरीके से हमारे लिए अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब हमने इशू तो किए थे लेकिन जनता से हमारे पास में एप्लीकेशंस नहीं आई। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। अब जैसे मैंने बोला कि एक शेयर जनता से एप्लीकेशन कितने की आई है? 65,000 की, और एक की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं 50 रुपये एक साथ ही मांग लूँगी, एक साथ भी मांग सकती हूँ, मुझे एक साथ ज़रूरत नहीं है तो मैं टुकड़ों में मांग रही हूँ। सपोज़ करो कि मैं 10 रुपये एक बार मांग रही हूँ, 15 रुपये एक बार मांग रही हूँ, फिर 10 रुपये, फिर 15 रुपये। इस तरीके से मैंने 50 रुपये टुकड़ों में 4 टुकड़ों में बांटे हैं। कितने टुकड़ों में मांग रही हूँ? उससे 4 टुकड़ों में मांग रही हूँ। तो सपोज़ करो कि मैंने कितने रुपए मांग लिए हैं? 10 रुपये मांग लिए हैं, 15 रुपये मांग लिए, मतलब 50 में से मैंने कितने मांग लिए जनता से? 25 रुपये। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब 50 रुपये का शेयर है लेकिन मैंने कितना कॉल्ड अप किया है? 25 रुपये। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 65,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 एंड ₹25 कॉल्ड अप। मतलब 65,000 शेयर्स जो कि 50 रुपये के हैं लेकिन मैंने कॉल्ड अप कितना किया है? एक शेयर पे 25 रुपये, तो 65,000 इंटू 25, ये हमारी क्या हो जाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल। और जो 25 रुपये मैं बाद में मांगूंगी फ्यूचर में, वो एक तरीके से हो जाएगी अनकॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा हमने मंगा लिया है वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना पैसा हमने नहीं मंगाया फ्यूचर में मंगाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे जो है वो है पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। अब मैंने 15-25 रुपये मांग तो लिए, लेकिन हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ने तो 25 रुपये दे दिए लेकिन कुछ शेयर होल्डर 25 रुपये नहीं दे पाए, किसी कारण की वजह से उनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम आप देख रहे हैं कि 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 15 रुपये नहीं आए हैं। सपोज करो कि 4,000 इक्विटी शेयर्स पे ये 15 रुपये, ये तो हमने मांगे ही नहीं थे, ये 15 रुपये नहीं आए हैं। कितने शेयर्स पे? 4,000 शेयर्स पे। तो पहले तो इसे हम क्या बोलते हैं? 4,000 शेयर पे जो 15 रुपये नहीं आए हैं
उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब वो कॉल जो बकाया है, बकाया मांग। तो सीधी सी बात है कि जितना पैसा हमने मांगा है कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर मैं माइनस कर दूं कॉल्स इन एरियर तो क्या आएगा, पेड अप कैपिटल। मैंने जितना मांगा है उसमें से जितना पैसा नहीं आया है वो मैंने लेस कर दिया, तो बाकी बचा हुआ पैसा क्या है, जनता ने पेड कर दिया, हमारे पास में आ गया है, तो उसे हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, पेड अप कैपिटल का। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जैसे सपोज करो कि मैंने अभी बात कही थी कि 10 और 15 रुपये तो मैंने मांग लिए, लेकिन जो 10 रुपये ये वाले और ये वाले 15 रुपये फ्यूचर में मांगूंगी, इसमें से भी मैंने 15 रुपये को कंपनी के समापन के लिए के समय के लिए रिजर्व रख दिया कि ये 15 रुपये मैं कब मांगूंगी, कंपनी के समापन के समय मांगूंगी। कंपनी जब भी बंद की जाएगी तब हो सकता है उसमें मुझे पैसे की ज़रूरत हो, तो उस समय ये 15 रुपये में मैं कॉल करूँगी जनता से। तो जो पैसा कंपनी अपने समापन के समय के लिए रिजर्व रख देती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड कैपिटल, संचित पूंजी। मतलब समापन से पहले मैं उसे नहीं मांग सकती। ठीक है। तो ऐसा जो 15 रुपये है उसे मैं कब मांगूंगी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कंपनी कैपिटल है वो 6 भागों में बटी हुई है। ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल, उसमें से जितना हमने इशू कर दिया जनता में वो इशूड कैपिटल, जितना नहीं किया वो अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में से भी जितना जनता ने सब्सक्राइब कर लिया वो सब्सक्राइब कैपिटल, जितना नहीं किया वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर जितना जनता ने सब्सक्राइब किया है उसमें से जितना पैसा टुकड़ों में हमने मांग लिया है वो कॉल्ड अप कैपिटल, जो नहीं मांग पाए वो अनकॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल में से कुछ पैसा हमारे पास में आज जो पैसा हमारे पास में आ गया है, जनता ने पेड कर दिया है, वो पेड अप कैपिटल हो गया, और जो जनता पेड अप नहीं कर पाई है वो अनपेड अप कैपिटल कहलाएगी या फिर कॉल्स इन एरियर कहलाता है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल। कंपनी अपनी पूंजी का कुछ भाग अपने समापन के समय के लिए रिजर्व रखती है तो उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि कंपनी की पूंजी किस रूप में होती है, कितने प्रकार की होती है, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स हम किस प्रकार से करते हैं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।